गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। आज है 22 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। आज से रिलेटेड यानी 22 मार्च 2004 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ ही साथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके को भी। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और इसी के साथ मैं आप लोगों से कह दूं कि अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे हिट कर देना है ताकि जो भी वीडियो आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन की। जो क्या है पहला क्वेश्चन, तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। तो इसे हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे, यानी कि 20 मार्च को ही हम लोग क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो 20 मार्च जो कि हम लोग क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हर साल 20 मार्च आपको डेट याद रखनी है, इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाते हैं। ये क्यों क्यों मनाया जाता है, बेसिकली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये दिन जो है खुशी और कल्याण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। ये दिन, इस दिन का उद्देश्य क्या है, तो खुशी पर तनाव और बोल सकते हैं कि अन्य मानसिक स्वास्थ्य कारकों के नकारात्मक प्रभाव से उजागर करने के लिए इस दिन को चुना गया है, यानी 20 मार्च को, ताकि सभी लोग एक दिन तो कम से कम खुश रहें। तो इसे 20 मार्च को ही चुना गया है। अगर बात करें कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो भूटान ने 1970 के दशक में शुरुआत किया था, जो कि राष्ट्रीय आय पर राष्ट्रीय प्रसन्नता के मूल्य को मान्यता दी गई थी। वहीं भूटान के सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के लिए लक्ष्य को अपनाया गया था, जहां पर भूटान ने महासभा में 66वें सत्र के दौरान प्रसन्नता और कल्याण एक नए आर्थिक प्रतिमान को परिभाषित करना विषय पर एक उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी की थी। तो उसी दिन की बात करें तो इस बेसिकली भूटान की वजह से ही 12 जुलाई 2012 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया कि हम लोग 20 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाएंगे। तो पर्टिकुलर आपको यहाँ पे जो कि कंट्री है, इसका नेम याद रखना है, भूटान को। वहीं अगर हम बात करें तो उसी दिन से लेकर हर साल 20 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं 2024 में इसका विषय क्या रखा गया, थीम क्या है, तो खुशी के लिए पुनः जुड़ना, लचीले समुदाय का निर्माण करना, ये इस साल की थीम रखी गई है, जो कि संयुक्त राष्ट्र है, उसे सभी प्रकार के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के आयोजन में शामिल करने के लिए भी आमंत्रित किया। तो ये बेसिक सी बातें हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि हर साल मनाया जाता है 20 मार्च को ही। तो आपके जो भी एग्जाम से होंगे उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डे और इंपॉर्टेंट डेज। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कि इस साल जो रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र की, वहां पर विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में इसमें शीर्ष यानी कि टॉप रैंक किसके द्वारा हासिल किया गया, तो फिनलैंड आपको देखने को मिलेगा, जो कि लगातार सातवें साल भी दुनिया भर में सबसे खुशहाल देश का खिताब लिए हुए है। वहीं अगर हम बात करें इसमें और कौन कौन से देश शामिल हैं टॉप 10 में, तो डेनमार्क देखने को मिलेगा, स्वीडन और आइलैंड, और आपको देखने को मिलेगा इसी में ही नोर्डियाक देश। तो ये बेसिकली वो देश है जो कि टॉप 10 की कैटेगरी में आते हैं। बस आपको फर्स्ट याद रख लेना है इसमें फिनलैंड, जो कि लगातार 7 सालों से ये अपने फर्स्ट पोजीशन पे बना हुआ है। खुशहाली सूचकांक में अगर हम बात करें कि भारत की क्या रैंक है, तो आपको देखने को मिलेगा भारत पिछले साल की तरह ही 126वें रैंक पर फिर से अपनी यथा स्थिति पे बना हुआ है। वहीं पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं, तो पड़ोसी में पाकिस्तान और श्रीलंका आपको देखने को मिलेंगे। 108 पे आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान है, वहीं 128 पे आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका, जो कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में शामिल है। वहीं इसमें अगर हम लोग बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान को देख लीजिएगा, यहाँ पे 143 कंट्रीज में आपको सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा। इसमें जो कि सबसे पीछे कौन है, तो ये अफगानिस्तान को आपको याद रखना है। 143 रैंक आई है, 143 जो कि कंट्रीज है उसमें। यहाँ का बेसिकली कारण क्या है, तो ये याद रखिएगा 2020 में तालिबान के नियंत्रण में आने के बाद मानवीय तबाही के त्रासदी के कारण यहाँ पे अफगानिस्तान, जो कि आपको देखने को मिलेगा विश्व खुशहाली रिपोर्ट में यहाँ पे 143 रैंक में ही शामिल देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आप लोगों को हर एक चीज बता दी। फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, भारत की रैंक क्या है, भारत के पड़ोसी देशों की रैंक क्या है, और सबसे लास्ट पे कौन है, अफगानिस्तान है। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट डे से ही रिलेटेड है। तो अभी हाल ही में विश्व गौरैया दिवस
हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, जो कि विश्व गौरैया दिवस 2024 का विषय क्या है। तो थीम पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, तो इसको थीम याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आई लव स्पैरो। ये आपको याद रखना है। ये क्या है, वर्ल्ड स्पैरो डे की थीम रखी गई है, जो कि 20 मार्च को ही मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो 20 मार्च जो कि विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल हम लोग 20 मार्च को ही क्या मनाते हैं, विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सिंपल सा इतना है कि जो भी पक्षी है उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है, और उनके संरक्षण को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, कैसे उन लोगों को हम संरक्षण कर सकते हैं। वही साल की थीम क्या रखी गई है, इसके ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो आई लव स्पैरो नेचर फॉर एवर सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये साल की थीम रखी गई है, जिसमें दुनिया भर के अन्य संगठनों के साथ मिलकर 2010 में विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत भी की गई थी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है थीम और एक कब से इसकी शुरुआत की गई, ये भी आपको याद रखना है। वहीं ये ऐसा बोल सकते हैं कि कब हमें लगा कि विश्व गौरैया दिवस मनाया जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब आपको गौरैया यानी कि जो स्पैरो होते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए 2010 में इसकी शुरुआत की जाती है, ताकि लोगों को हम लोग जागरूक कर सकें कि किस प्रकार से हम लोग जो कि पक्षियां होती हैं उनको हम लोग अपने आसपास फिर से देख सके। तो इसके लिए हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो गौरैया सिर्फ अगर हम बात करें एक प्यारी सी, जो कि प्यारी सी छोटी सी एक पक्षी होती है, इससे ज्यादा अगर हम लोग बात करें ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमें जो गौरैया है उनको वापस से लाना होगा और इसके ऊपर भी काम करना होगा। ये काम क्या करती है आप सभी को पता है, ये छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको नियंत्रित करने में मदद करती है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जो कि बीज होते हैं उन बीजों को फैलाने में काम करती है, जिसके कारण जो कि पेड़ पौधे होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बोल सकते हैं कि वो बढ़ पाते हैं या फिर उत्पन्न हो पाते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है 20 मार्च का दिन, जो कि आपको याद रखना है, दो दिन इस यहाँ पे दो डे जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक हैप्पीनेस और दूसरा है गौरैया दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोनों को साथ। थीम भी याद रखना है आपको, और दोनों ही इंपॉर्टेंट डेज है। अगर मैं बात करूं, अब तो वैसे भी गर्मियां ही आने वाली हैं मोस्टली, जो कि आपको देखने को मिली है, गर्मी का शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, छोटा छोटा सा काम करना होगा। आप अपने टेरेस पे क्या करेंगे, वहां पर आपको एक छोटा सा जो कि पोट होता है, मिट्टी का होता है, उसमें आपको पानी रख लेना है और थोड़े से दाने, ताकि जब कोई भी चिड़िया अगर आपकी छत पे से गुजरे तो वो क्या करे, बेसिकली आपके यहाँ पे आके पानी तो जरूर से जरूर पी ले। तो ये आप छोटा सा काम कर सकते हैं इनवर्ट्स के लिए, ताकि आपकी छत पर जो कि कहीं भी देखने को नहीं मिलती है गौरैया, तो वो आपकी छत पर देखने को मिल जाए। तो ये छोटा सा काम कर सकते हैं आप लोग। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तभी हाल ही में प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा में उनके किस उपन्यास के लिए वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे, यानी कि रुद्र स्वातविकम आपको देखने को मिलेगा। ये उपन्यास है जो कि मलयालम भाषा में लिखा गया है, और इनके कवि आपको देखने को मिलेंगे, इनका नाम है प्रभा वर्मा। तो 2023 का बेसिकली सरस्वती सम्मान के लिए इन्हें ही चुना गया। आइए बात करते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है प्रभा वर्मा को। यहाँ पर इनकी मलयालम भाषा के लिए 2023 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। मलयालम भाषा में अगर बात करें कि काव्य रचना कौन सी रही, तो इनकी काव्य रचना की बात करें तो इसका नाम है रुद्र सात्विक आपको देखने को मिलेगा, जो कि 2013 से लेकर 22 की अवधि के दौरान साहित्य में इनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से इनके नाम पर विचार किया गया, और मलयालम भाषा में इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वही सम्मान के लिए आपको देखने को मिलेगा, सम्मान में बेसिकली एक प्रशस्ति पत्र के अलावा एक पट्टिका और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाती है। रुद्र स्वात्मिक मलयालम भाषा में प्रभा वर्मा की एक काव्य कृति है, जो 2022 में प्रकाशित हुई थी। वही काव्यात्मक छंद में इनके द्वारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उपन्यास सत्ता और राजनीतिक व्यक्ति और राज्य, कला और सत्ता के बीच संघर्ष को अनोखे तरीके से दिखाया गया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे सरस्वती सम्मान पुरस्कार विजेता का चयन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिनका नाम है अर्जन कुमार सीकरी की अध्यक्षता वाली चयन समिति के द्वारा किया गया है। वहीं अगर हम बात करें कि 32वां जो कि पुरस्कार विजेता कौन रहे, तो इनका नाम है शिव शंकरी, जिन्हें उनकी कृति जिसका नाम है सूर्य वामसम के लिए मिला था। तो ये तमिल भाषा के लिए दिया गया था। 32वां बोल सकते हैं कि पुरस्कार विजेता कौन रहे, तो ये भी आपको याद रखना है। और 2023 के लिए किन्हें चुना गया है वो भी याद रखना है, साथ ही साथ उनकी काव्य रचना को भी याद रखना है। आइए बात कर लेते हैं एक बार सरस्वती सम्मान
के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा ये सरस्वती सम्मान जो कि एक वार्षिक पुरस्कार होता है, ये पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को ही दिया जाता है। वहीं यह किसी भी भारतीय नागरिक के द्वारा किसी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए ही दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। वहीं इसमें आपको देखने को मिलेगा जो कि सम्मान दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, तो इसमें विजेता को 15 लाख रुपए और एक नगद पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए दिया जाता है। साथ ही एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका भी दी जाती है। वहीं हरवंश राय बच्चन को उनका पहला सरस्वती सम्मान 1991 में दिया गया था। इसके साथ आपको देखने को मिलेगा, इसमें 4 खंडों में लिखा गया था, जो कि आपको देखने को मिलेगा आत्मकथा, क्या लिखूं क्या याद करूं, जरूरत का निर्माण फिर से, वहीं बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक के लिए दिया गया था। तो ये हरवंश राय बच्चन को आपको देखने को मिलेगा कि 1991 में पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे और भी कुछ पुरस्कार है, उनके ऊपर भी एक बार नजर डालें। तो बिहारी पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत कब होती है, तो ये देखने को मिलेगा आपको 1991 में इसकी शुरुआत होती है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। वहीं ये भी क्या है, बिहारी पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जो कि राजस्थानी लेखक के द्वारा हिंदी या फिर राजस्थानी भाषा में प्रकाशित उत्कृष्ट कृति के लिए ही दिया जाएगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा नगद पुरस्कार में आपको 2.5 लाख रुपए और एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वहीं प्रसिद्ध कवि जिनका नाम है जय सिंह नीरज को उनके काव्य संकलन धनी का आदमी के लिए 1991 में पहली बार बोल सकते हैं कि प्रथम बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जय सिंह नीरज को। ठीक है, अगर बात करें 32वां बिहारी पुरस्कार यानी कि 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 में डॉक्टर माधव हरदा को दिया गया, उनकी पुस्तक जिसका नाम है पंचरंग चोला पहाड़ सखीरी के लिए दिया गया था। तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे बिहारी पुरस्कार के बारे में भी। अब बात कर लेते हैं व्यास सम्मान के बारे में। ये सम्मान जो कि आपको देखने को मिलेगा एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और भारतीय नागरिक के द्वारा ही लिखित होना चाहिए, उनके 10 वर्षों के प्रकाशित हिंदी भाषा में उत्कृष्ट सहायता प्राकृतिक जो कि कृतियां होती हैं उसी के लिए दिया जाता है व्यास सम्मान। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है, हिंदी भाषा में दिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ इसमें 4 लाख रुपए की नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राम विलास शर्मा जो कि पहले व्यक्ति थे जिन्हें इस कृति से बोल सकते हैं कि सम्मान किया गया था व्यय सम्मान से, जो कि भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए ये पुरस्कार मिला था। वहीं 32 यानी कि 32वां व्यय सम्मान की बात करें तो 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास जिसका नाम है पागल खाना के लिए प्रदान किया गया था। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ जो कि सम्मान होते हैं जो कि वार्षिक होते हैं, हर साल दिए जाते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में अच्छे से बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बस एक आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तभी हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उप राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो जिनकी आप लोग इमेज देख रहे हैं इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। क्या नाम है, सीपी राधाकृष्णन, जिन्हें अभी हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उप राज्यपाल के रूप में आप बोल सकते हैं कि इन्हें भार दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड फॉर्मेशन और साथ ही साथ मैं आप लोगों का एक पॉलिटिकल चैप्टर है राज्यपाल, वो भी कवर करा दूंगी इसीलिए। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो सीपी राधाकृष्णन जिन्हें अभी तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में पदभार दिया गया है, बेसिकली झारखंड के राज्यपाल हैं जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। इन्हें अभी हैदराबाद के राजभवन में तेलंगाना और राज्यपाल के रूप में पदभार को ग्रहण किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है इसमें एक पॉइंट की, तो जो कि इनका तेलंगाना के उच्च न्यायालय के जो कि मुख्य न्यायाधीश है जिनका नाम है आलोक आराधे, जिन्हें राजभवन में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में अभी राज्यपाल के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है और शपथ दिलाई गई है। वर्तमान में आपको झारखंड के राज्यपाल देखने को मिलेंगे राधाकृष्णन। इन्हें अभी नियमित व्यवस्था होने तक के लिए तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उप राज्यपाल के अतिरिक्त कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए नियुक्ति की गई है। अगर बात करें कि ऐसा क्या हुआ था कि ये बेसिकली दो राज्य के आपको देखने को मिलेंगे कि राज्यपाल बनाए जा रहे हैं। तो इससे पहले आपको मैंने कल के ही लेक्चर में पढ़ाया था कि तमिल साई सुंदर राजन के द्वारा अभी हाल ही में इस्तीफा दिया गया था, जब से ये पद खाली है। और अभी आपको देखने को मिलेगा जो सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति कर दी गई है।
अब बात कर लेते हैं तेलंगाना कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आपको बेसिकली देखने को मिलेगा तेलंगाना। तो तेलंगाना जो कि आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, लैंडलॉक स्टेट देखने को मिलता है, जो कि चारों तरफ से स्टेट जो कि देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, है ना। इसी में आपको देख बात करें, यहाँ पर आंध्र प्रदेश इससे बॉर्डर को साझा करता है, वहीं छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा और महाराष्ट्र से और कर्नाटक से आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना बॉर्डर को टच करता है। इसकी कैपिटल क्या है, तो हैदराबाद आपको इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी। 2 जून की बात करें तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, 2 जून 2014 को तेलंगाना को एक नया राज्य बनाया गया था। वहीं इसकी राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो रेवंत रेड्डी देखने को मिलेंगे। इससे पहले कौन थे, तो के चंद्रशेखर राव देखने को मिले थे। वहीं डिप्टी सीएम जिनका नाम है मालू भाजी विक्रम मार्क देखने को मिलेंगे, जो कि सीएम है, डिप्टी सीएम है। राज्यपाल जिनका नाम है, अब आपको याद रखना है, सीपी राधाकृष्णन है। और पहली कौन थी, तो तमिल साई सुंदर राजन की जगह पर बने हैं। वहीं तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष जिनका नाम है गदाम प्रसाद कुमार है और यहाँ की विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 119 सीटें देखने को मिलेंगी। तो ये तो बात रही किसके, तेलंगाना के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पे राज्य के राज्यपाल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं राज्य के राज्यपाल के बारे में, यानी कि गवर्नर्स के बारे में। तो राज्य स्तर पर आपको देखने को मिलेगा राज्यपाल, जो कि सरकार का प्रमुख होता है। अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा 153, जिसमें भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। वहीं आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लेके आया जाता है और तब बताया जाता है कि एक व्यक्ति जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल के रूप में उसकी नियुक्ति की जा सकती है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार ये आर्टिकल अच्छे से पढ़ा दिया जाए ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यकाल की बात करें यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा नियुक्ति कौन कराते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति जो कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कराते हैं। वही राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल जो कि राष्ट्रपति की मर्जी से पद पर धारण किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति जो कि किसी भी समय राज्यपाल से पद से हटा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि राज्यपाल जो कि राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर ही पद को खाली कर सकता है। ठीक है, इस बात को आइए बात कर लेते हैं राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होती है। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊं आपको तो फर्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि वो भारत का नागरिक हो, कम से कम उसकी 35 वर्ष हो चुकी हो, इसी के साथ लाभ का कोई पद धारण न किया हो, वहीं संसद या फिर राज्य विधान मंडल का सदस्य न हो। एक व्यक्ति जो है वो एक बार से अधिक जो कि राज्यपाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है, ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं। तो ये तो बात की हमने योग्यता के बारे में। वहीं अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश में और उपराज्यपाल या फिर प्रशासक की बात करें यहाँ पर, तो राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रमुख होता है। वहीं राष्ट्रपति इन केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक कर्तव्यों को पूरा न करने के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति कर देता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो हर समय तो नहीं हो सकते हैं प्रेजेंट, तो इसीलिए एक प्रशासक की नियुक्ति की जाती है कहीं भी जो कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर बात करें राष्ट्रीय जो कि राजधानी क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है। जहां पर अगर हम बात करें यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन व द्वीप और लक्षद्वीप के लिए इन्हें प्रशासक कहा जाता है। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है, कहां पर उपराज्यपाल कहा जाता है और कहां पर आपको देखने को मिलेंगे प्रशासक कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम हो जाएगा, इनका नाम है मौसमी चक्रवर्ती। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें अभी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। आइए बात करते हैं यहाँ पर आकाशवाणी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ बात करें कि भारत में प्रसारण आकाशवाणी के अस्तित्व में आने से लगभग 13 साल पहले यहाँ पर आरंभ होता है। जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने देश में पहला प्रसारण किया था। वहीं 5 महीने के बाद कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना होती है। इसी के बाद इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने 23 जुलाई 1927 को अस्तित्व में आती है, लेकिन ये केवल बोल सकते हैं कि 3 वर्ष से भी कम समय तक रह पाया, उसके बाद ये बंद हो गया। वहीं अप्रैल 1930 की बात है, जब उद्योग और श्रम विभाग के अंतर्गत भारतीय प्रसारण सेवा ने प्रायोगिक आधार पर अपना प्रचालन आरंभ कर लिया। वहीं अगस्त 1935 में लियोनेल फिल्डन को प्रसारण का पहला निदेशक नियुक्त किया गया, जो कि अगले महीने आकाशवाणी मैसूर में एक निजी रेडियो स्टेशन की स्थापित किया गया। वहीं 8 जून 1936
1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। तो इंपॉर्टेंट वो डेट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कब जो है ऑल इंडिया रेडियो को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। तो 8 जून 1936 आपको याद रखना है। भारत की स्वतंत्रता के समय की बात करें तो भारत में दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, मद्रास और तिरुचिरापल्ली, इसके साथ लखनऊ में 6 रेडियो स्टेशन को स्थापित किया गया। उस समय जब आकाशवाणी का कवरेज केवल 2.5% के क्षेत्र में था, जब 11% जनसंख्या तक ही सीमित हुआ करता था। वहीं ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व वृद्धि में इसमें विश्व के सबसे बड़े मीडिया संगठनों में से एक बना दिया ऑल इंडिया रेडियो को। वहीं 262 रेडियो स्टेशनों के नेटवर्क के साथ आकाशवाणी आज देश की लगभग पूरी आबादी या बोले कुल क्षेत्रफल के लगभग 92% तक पहुंच प्राप्त कर चुका है। वहीं आपको देखने को मिलेगा AIR वर्तमान में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से विविध आबादी के लिए 23 भाषाओं में और 146 बोलियों में प्रसारण करता है। विदेश सेवा प्रवाह की बात करें यहाँ पर, जो कि कार्यक्रम में 11 भारतीय और 16 विदेशी भाषाओं में प्रसारित होते हैं, जो कि 100 से अधिक देशों तक अपनी सेवाओं को संचालित करते हैं। तो ये तो वो बातें रही ऑल इंडिया रेडियो के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो रिसेंट में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको एक बार नजर डाल ले तो आपको देखने को मिलेगा पैरा तीरंदाज शीतल देवी हैं, जिन्हें अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन के द्वारा राष्ट्रीय PWD आइकन के रूप में चुना गया है। वहीं प्रसार भारती के अध्यक्ष की बात करें तो नवनीत कुमार सहगल को चुना गया है। ये किसकी जगह पर आए हैं तो ए सूर्य प्रकाश की जगह ली है। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह, और ये किसके स्थान पे आए हैं तो निधि चिब्बर की जगह पर आए हैं। वहीं नदन कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी NCL के CMD कौन बने तो बी साईराम आपको देखने को मिले। इसके साथ विदेश सचिव की बात करें तो कौन बने हैं तो इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा, जो कि इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये तो वो बातें हुई जो कि हमने अभी हाल फिलहाल में पढ़ी हैं, उसको हमने रिवाइज भी कर लिया अभी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में स्विस संगठन AIAR द्वारा आयोजित वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी बना है। तो आपको तो यहाँ इस इमेज से क्लियर हो गया होगा। तो कौन बना है, हमारे जो कैपिटल है यानी कि इंडिया की जो कैपिटल है यानी दिल्ली, जो कि सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी में से एक बन गया है, यानी कि पहला नंबर दिया गया है किसे, नई दिल्ली को दिया गया है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की गई है तो स्विस संगठन के द्वारा दी गई है। नई दिल्ली जो कि 2018 से ही लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। वहीं नई दिल्ली 2018 के बाद लगातार बोल सकते हैं कि सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। इसमें आपको देखने को मिलेगा स्विस संगठन के द्वारा IQ एयर के द्वारा आयोजित वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा PM 2.5 स्तर, जो कि 2022 में 89.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से बढ़कर 2023 में ये 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया है। तो इतना प्रदूषण आपको देखने को मिलेगा यहाँ के वातावरण में। वहीं बिहार का बेगूसराय जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर आपको देखने को मिला है। वहीं 54.4 जो कि माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत वार्षिक जो कि PM 2.5 जो कि सांद्रता के साथ भारत में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देखने को मिलेगा। वहीं इस रिपोर्ट का अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत में 1 अरब से अधिक लोग PM 2.5 सांद्रता का अनुभव कर रहे हैं। वहीं जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ये अनुशासित वार्षिक दिशा निर्देश दिए हैं, इसमें स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक देखने को मिला है। तो ये बात तो यहाँ पे रही इसके बारे में, प्रदूषण के बारे में, और WHO के द्वारा भी क्या बातें कही गई हैं ये आपको याद रखना है। आपको बताना है कि WHO की स्थापना कब की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने RBI के 90 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 90 रुपए का मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है, जो कि अधिसूचना जारी करके बताया है। RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है ये प्रश्न है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन C करेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि 1949 में आपको देखने को मिलेगा RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो फिर में जो कि RBI के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 90 रुपए का सिक्का अधिसूचित किया गया है। वित्त मंत्रालय ने RBI के 90 रुपए पूरे होने के उपलक्ष्य में 90 रुपए मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का को जारी कर अधिसूचना जारी की है। वहीं सिक्के के एक तरफ आपको RBI का लोगो देखने को मिलेगा, जिसके नीचे बात करें तो RBI @ 90 अंकित होगा। वहीं ये 90
99 यानी बोल सकते हैं कि 99.99% चांदी की शुद्धता वाला चांदी का एक सिक्का होगा जिसका वजन लगभग 40 ग्राम होगा। सिक्के के मुख्य भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष अंकित होगा, वहीं इसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित किया गया है। तो ये तो बात रही आरबीआई के बारे में। अब जान लेते हैं आरबीआई के बारे में कि आरबीआई की स्थापना कब की गई। तो 1 अप्रैल 1935 को इसे स्थापित किया गया। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को आपको देखने को मिलेगा इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। आरबीआई की स्थापना के समय कौन सा कमीशन बनाया गया था? तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा आरबीआई की स्थापना की जाती है। प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ओशबोर्न स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। वहीं प्रथम गवर्नर भारतीय की बात करें तो कौन थे? तो सीडी देशमुख देखने को मिलेंगे। वहीं 25वें गवर्नर जो कि शक्तिकांत दास है प्रेजेंट टाइम में, ये आपको याद रखना है, बेसिक है रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हाल ही में किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म के गैर कानूनी सामग्री की पहचान करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। मेटा के साथ अभी ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा गैर कानूनी सामग्री को पहचान करने के लिए दोनों के बीच में अभी साझेदारी हुई है। आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म से गैर कानूनी सामग्री की पहचान करने के लिए अभी ईसी के साथ अभी साझेदारी की है। आप सभी को पता है कि मार्च में यानी कि मार्च का महीना ऑलरेडी बोल सकते हैं कि बस 5-6 दिन ही बचे हैं जो कि खत्म होने वाले हैं। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बोल सकते हैं कि 8वें आम चुनाव हमारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मेटा के द्वारा जो कि तत्कालीन फेसबुक के नाम से भी जाना जाता था पहले, अब इसे मेटा कर दिया गया है। यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का समर्थन करने के लिए, गलत सूचनाओं को सीमित करने के लिए, मतदाता हस्तक्षेप को दूर करने और अपने प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता जवाबदेही को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, इसके ऊपर फोकस किया गया है। वहीं गूगल और शक्ति जो कि एक अखिल भारतीय नेटवर्क के रूप में दोनों के बीच में यहाँ पे काम किया जाएगा। यहाँ पर बेसिकली इसलिए दोनों के बीच में साझेदारी की गई है जैसे कि डीप फेक बहुत ज्यादा चलन में है और एआई की मदद से कुछ भी गलत हो सकता है, कोई भी गलत सूचना को पहुंचाया जा सकता है ताकि कोई भी अन्य समस्या ना आए। तो इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा कि मेटा और ईसीआई के द्वारा दोनों ने मिलकर अभी गलत सूचना को जनता तक ना पहुंचाया जा सके, इसीलिए अभी दोनों के द्वारा मिलकर काम किया जाएगा, ये आपको याद है। आइए बात करते हैं भारत में चुनाव आयुक्त के बारे में। तो ये आपको देखने को मिलेगा देश में जो भी चुनाव होते हैं वो उन्हें ये विनियमित कराने का काम करता है और ये एक संवैधानिक निकाय के रूप में काम करता है। इसमें बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इसमें 2 चुनाव आयुक्त को चुना जाता है जो कि एक तरीके के आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस होते हैं। इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई और मतदाता दिवस के रूप में हम लोग कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? इसको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और प्रथम प्रमुख कौन बने थे? तो सुकुमार सेन आपको देखने को मिलेंगे चुनाव आयुक्त के रूप में चुने गए थे। वहीं प्रथम महिला प्रमुख की बात करें तो इनका नाम है वीएस रामा देवी। और 25वें प्रमुख की बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो राजीव कुमार देखने को मिलेंगे। और कमिश्नर जो कि इसमें 2 आयुक्त चुने जाते हैं तो सुखबीर सिंह सिंधु और ज्ञानेश कुमार देखने को मिलेंगे। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल होता है या फिर 65 वर्ष, इसमें से 2 भी पूरा हो जाता है, वो इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा टेन्योर। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन की आंसर बताने की बारी है। तो अभी हाल ही में भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहां शुरू किया गया? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन की बात करें जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आज का क्वेश्चन है उसका आंसर करना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? तो अभी संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के अनुसार भारत ने 0.437 अंक के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है, वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस और टेक केयर।